हेलो दोस्तों, ये लूसेंट का मैं बुक आपको करा रहा हूँ। ये लूसेंट जो भी पढ़ता है, मानिए कि किसी भी एग्ज़ाम जैसे बिहार पुलिस का हो गया, चाहे बिहार दरोगा का हो गया, तो उसमें से मैक्सिमम आप लूसेंट अगर पढ़ के गए हैं पूरी तरह से कंप्लीट आप रिवीजन करके, तो आप 100% है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। लूसेंट सबसे बेहतरीन आता है आपको जो भी है स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसका रिवीजन आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, और इसका टेलीग्राम पर आप पहली बार अगर जुड़ने जा रहे हैं तो टेलीग्राम पर पढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन है। आप देखिएगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो टेलीग्राम पर आप जाकर मॉक टेस्ट लगा कर देखिएगा। मैं इसका सारा PDF इसका जो भी है क्विज आपका उपलब्ध करा दूंगा आपको टेलीग्राम पे। तो आप वहाँ भी जाकर रिवीजन दे सकते हैं, और यहाँ से पढ़ के जाके वहाँ पे आप दे सकते हैं। इसमें मैं सारे जिसमें लूसेंट में जो भी टॉपिक वाइज दिया है, मैं सारे टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट कराऊंगा इस चैप्टर का। इसमें मैक्सिमम 8 से 10 हज़ार आपका क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, तो मैं आपको टॉपिक वाइज सारे को मैं कंप्लीट इसका कर दूंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये आपको मैं यहाँ से महासागरीय लवणता से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक एक पेज में सारे टॉपिक को मैं कवर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ से विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो आपका एक के आपका डी रहेगा वान झील में। तो आपका इसमें वान झील याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर है, थोड़ा सा इसमें साफ नहीं आया है क्योंकि इसको स्कैन किया गया है तो थोड़ा फट रहा है। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है, तो आपका 2 का बी सोडियम क्लोराइड होगा। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। 3 नंबर समुद्री जल में उपस्थित लवणों का उनकी मात्रा के आधार पर सही क्रम है, तो आपको 3 नंबर का आपका 1 2 4 3 हो जाएगा। 1 2 ये रहेगा 1 2, माने सोडियम क्लोराइड पहले होगा, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा यहीं पे, ये 3 नंबर पे हो जाएगा, और ये 4 नंबर पे हो जाएगा ये कैल्शियम सल्फेट। तो आप ऐसे मिलान कर लीजिएगा। यहाँ लवणों की मन उनकी मात्रा के आधार पर सही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो आपको सोडियम क्लोराइड 1 नंबर, मैग्नीशियम क्लोराइड 2 नंबर हो जाएगा, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट 4 नंबर, यहाँ 3 नंबर पे हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट 4 नंबर पे हो जाएगा। तो इसमें आपको 2 नंबर इसमें सही रहेगा। फिर 4 नंबर देखिए, लवणता के अवरोही क्रम में निम्नलिखित सागरों का सही क्रम है। तो लवणता के अवरोही क्रम में निम्नलिखित सागरों का सही क्रम है, तो आपका इसमें हो जाएगा आपका 4 के बी हो जाएगा। इसमें आपका लाल सागर, आर्कटिक सागर और काला सागर। लवणता के अवरोही क्रम में निम्नलिखित सागरों का सही क्रम कौन है, तो आपका लाल सागर हो जाएगा, आर्कटिक सागर हो जाएगा और काला सागर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे चलिए 5 नंबर देखिए, महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन आकांक्षाओं के मध्य पाई जाती है। तो आपका 5 का आपका हो जाएगा 20 से 40 आकांक्ष, माने ऑप्शन सी रहेगा। महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन आकांक्षाओं के मध्य पाई जाती है, तो 20 डिग्री से 40 डिग्री आकांक्ष के मध्य। उसके बाद समुद्री जल की औसत लवणता है 6 नंबर क्वेश्चन आपका, तो आपका 6 नंबर का डी हो जाएगा 35%। यहाँ पे 35% हो जाएगा। समुद्री जल की औसत लवणता इसमें होता है 35%। समुद्री जल की औसत लवणता 35%। उसके बाद 7 नंबर देखते हैं, महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो आपका 7 नंबर का हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा 35% आकांक्ष के निकट होगा। महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है 35 डिग्री आकांक्ष के निकट हो जाएगा। उसके बाद समानतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ आपका 8 नंबर के ये बढ़ता है। सामान्य महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है। 8 आपका 9 नंबर देख लीजिए, सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है, तो सर्वाधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है, तो 9 का ये रहेगा। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है, तो मृत सागर में पाई जाती है।
अब यहाँ से 10 नंबर देखते हैं। खारेपन, खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है वो 10 नंबर आपका 10 का सी रह जाएगा, आपका मृत सागर हो जाएगा। खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है वो है लाल सागर नहीं, काला सागर, भूमि सागर नहीं, मृत सागर। इसमें लवणता ज़्यादा है, तो खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है वो मृत सागर होगा। 11 नंबर देखते हैं। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है, तो आपका 11 का आपका हो जाएगा डी रहेगा। 11 का डी वाष्पीकरण का उच्चतम दर होगा। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है तो वाष्पीकरण का उच्चतम दर होगा। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है तो वाष्पीकरण का उच्चतम दर होगा। उसके बाद 12 नंबर काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का कारण है, तो काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का कारण है तो 12 के डी हो जाएगा आपका नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति हो जाएगा। काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का कारण है तो नदियों द्वारा स्वच्छ जल की मात्रा आपूर्ति ये इसके कारण होता है। उसके बाद 13 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है, तो आपका 13 के होगा अटलांटिक महासागर का। निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है, तो अटलांटिक महासागर का। उसके बाद उत्तर सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण है, तो 14 नंबर के आपका सी रहेगा आपका उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तर सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण है, उत्तर सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण है तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उसके बाद 15 नंबर। ग्रीष्म ऋतु में उच्च आकांक्षों से महासागरीय जल की लवणता 15 की आपका 15 की हो जाएगा घट जाती है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च आकांक्षों में महासागरीय जल की लवणता घट जाती है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च आकांक्षों में महासागरीय जल की लवणता घट जाती है। उसके बाद मृत सागर में लवणता की मात्रा काफ़ी अधिक है, इसका कारण है तो 16 के आपका सी रहेगा तीव्र वाष्पीकरण होगा। तीव्र वाष्पीकरण इसमें आपका इसमें 1 2 तीनों हो जाएगा। इसमें आपका 1 भी हो जाएगा, इसमें 2 भी हो जाएगा, इसमें 3 भी हो जाएगा। जल निकासी का अभाव, स्वच्छ जल की आपूर्ति का अभाव, उसके बाद तीव्र वाष्पीकरण। माने मृत सागर में लवणता की मात्रा काफ़ी अधिक है, इसका कारण है जल निकासी का अभाव, स्वच्छ जल की आपूर्ति का अभाव और तीव्र वाष्पीकरण। तो इसमें ऑप्शन सी रहेगा। उसके बाद यहाँ सागरीय लवणता का स्रोत है 17 नंबर, तो 17 नंबर की हो जाएगा नदिया हो जाएगा। सागरीय लवणता का स्रोत है नदिया होगा। उसके बाद 18 नंबर। अरब सागर में पानी का औसत खारापन है, तो 18 के आपका हो जाएगा बी हो जाएगा 35 पीपीटी। अरब सागर के पानी का औसत खारापन है 35 पीपीटी। अरब सागर के पानी का औसत खारापन है 35 पीपीटी। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका परवाल क्या है, तो परवाल क्या है यहाँ पे, तो 1 नंबर का आपका हो जाएगा 1 के बी हो जाएगा आपका। परवाल एक समुद्री जीव है, याद रखिएगा, परवाल एक समुद्री जीव है। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर परवाल भित्ति क्या है, माने कोरल रीफ क्या है, तो परवाल भित्ति 2 नंबर के आपका बी हो जाएगा समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति होगा। परवाल भित्ति है समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति होगा। उसके बाद 3 नंबर आप देख लीजिएगा, यहाँ पे 3 नंबर है परवाल के निक्षेपण के लिए महत्व की दृष्टि से उपयुक्त दशा होती है, तो आपका 3 नंबर के आपका बी रहेगा उथला सागर अवसाद युक्त जल सामान्य तापक्रम। परवाल के निक्षेपण के लिए महत्व की दृष्टि से उपयुक्त दशा होती है, तो उथला सागर अवसाद युक्त जल सामान्य तापक्रम। परवाल के निक्षेपण के लिए महत्व की दृष्टि से उपयुक्त दशा होती है, तो उथला सागर अवसाद युक्त जल सामान्य तापक्रम।
ये मैं आपको बार बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको याद हो जाए। इसको आप टेलीग्राम पे जुड़ के आप हमें इसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको रिवीजन बेहतर तरीके से हो जाए। तो अब 4 नंबर देख लेते हैं यहाँ से। 4 नंबर है, कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? तो 4 की आपका हो जाएगा ए नंबर, कटिबंधीय महासागर हो जाएगा। कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? तो उष्ण कटिबंधीय महासागर होगा, ऑप्शन ए। उसके बाद 5 नंबर है, कौन सा तापमान प्रवाल जीवों के विकास के लिए उपयुक्त होता है? तो आपका 5 के आपका हो जाएगा, 5 के आपका बी हो जाएगा। 5 के बी हो जाएगा आपका 65 डिग्री से फ़ारेनहाइट से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, फ़ारेनहाइट। तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद मैं ये टॉपिक वाइज टॉपिक कराते चलूँगा। प्रवाल के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए। आपका 6 नंबर का बी रहेगा। यहाँ पे 27% से 32% होगा। प्रवाल के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए, तो 27% से 32% होता है। उसके बाद प्रवाल भित्तियों में मुख्य रूप से पाई जाती है, तो आपका 7 नंबर का ये रहेगा आपका 30 डिग्री से एन से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य। प्रवाल भित्तियाँ मुख्य रूप से पाई जाती है 30 डिग्री एन से 30 डिग्री इस अक्षांश के मध्य। उसके बाद होता है 8 नंबर। तो 8 नंबर यहाँ से चलिए देखते हैं। यहाँ से जो प्रवाल भित्ति समुद्र तट से कुछ दूर हटकर बनी होती है तो वो कहलाती है। तो 8 नंबर का आपका हो जाएगा, 8 के बी हो जाएगा अवरोधक प्रवाल भित्ति। यहाँ पे अगर साफ ना दिखे तो आपका उसका क्वालिटी आपका चेंज कर लेना है। जैसे 360 डिग्री 360 होगा तो आपको 720 कर लेना है। तो इससे आपका वीडियो की क्वालिटी आपका ठीक दिखने लगेगा, कहीं आपको साफ ना दिखाई दे। तो किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है? तो आपका 9 के सी हो जाएगा आपका एटॉल। आपको एटॉल, किसी प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है, तो यहाँ पे एटॉल होगा, एटॉल, ये लास्ट में लॉ है। उसके बाद 10 नंबर यहाँ पे देख लीजिएगा, तटीय प्रवाल भित्ति और स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? तो आपका 10 के डी हो जाएगा। यहाँ पे ऊट चैनल होगा, ऊट चैनल। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहते हैं? तो ऊट चैनल कहते हैं। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? तो ऊट चैनल कहते हैं। 11 नंबर देखते हैं, प्रवाल भित्तियाँ उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 11 का आपका बी हो जाएगा, डार्विन हो जाएगा। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने किया था। प्रवाल भित्तियाँ की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने किया था। उसके बाद प्रवाल भित्तियाँ की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 12 नंबर। तब 12 के आपका सी हो जाएगा, डेली हो जाएगा। यहाँ पे प्रवाल भित्तियाँ की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डेली ने किया था। उसके बाद 13 नंबर, विश्व की विशालतम बैरियर रीफ प्रणाली कहाँ स्थित है? तो आपका 13 की आपका डी हो जाएगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट। विश्व की विशालतम बैरियर रीफ प्रणाली कहाँ स्थित है? तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट में। विश्व की विशालतम बैरियर रीफ प्रणाली कहाँ स्थित है? तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट। उसके बाद 14 नंबर, ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई चौड़ाई क्रमशः कितनी है? तो आपका 14 के आपका डी होगा, 1900 किलोमीटर से 160 किलोमीटर। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी है? तो 1900 किलोमीटर से 160 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? तो आपका 15 के आपका हो जाएगा, 15 का बी हो जाएगा आपको अवरोधक प्रवाल भित्ति। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? तो अवरोधक प्रवाल भित्ति। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? तो अवरोधक प्रवाल भित्ति।
उसके बाद 16 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक तत्व के निकट पाई जाती है? तो आपका 16 के हो जाएगा आपका 16 के हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक तत्व के निकट पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया के निकट पाई जाती है। तो 16 हो गया। अब 17 नंबर देखते हैं यहाँ से। 17 नंबर है कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो आपका 17 के हो जाएगा सी हो जाएगा। 17 के सी, महाद्वीप व द्वीपों के पूर्वी व पश्चिमी तटों पर कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो महाद्वीप व द्वीपों के पूर्वी व पश्चिमी तटों पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 18 के हो जाएगा आपका 18 के डी हो जाएगा। आपको 1 2 3 हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती है। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का पोषण करती है। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागरों जलों में मिलती है। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है। उसके बाद 3 नंबर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या या जंतु संघों का पोषण करती है। तो 1 2 तीनों सही है। उसके बाद 19 नंबर देख लेते हैं। प्रवाल भित्तियाँ की वृद्धि के विषय में निम्न कथनों पर कौन सा एक सही नहीं है? तो आपका 19 के आपका ए हो जाएगा। 19 के प्रवाल अलवणीय जल में प्रचुरता से उग सकता है। प्रवाल भित्तियाँ की वृद्धि के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो प्रवाल अलवणीय जल में प्रचुरता से उग सकता है। उसके बाद 20 नंबर ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका 20 का हो जाएगा आपका 20 का डी हो जाएगा। केवल 1 होगा। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में लिखित में से कौन से कथन सही है? तो आपको ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में लिखित में से कौन से कथन सही है? तो केवल 1 है। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। उसके बाद यहाँ पे 27 नंबर अब यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको टॉपिक वाइज इसमें आपको कवर किया गया है, कहाँ से कितना क्वेश्चन उठा सकता है आपको टोटली कंप्लीट कराया गया है। समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? तो आपका इसमें हो जाएगा आपका 1 के बी हो जाएगा। 71% जल है। समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? तो 71%। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? तो 2 नंबर आपका हो जाएगा। 2 के आपका सी हो जाएगा आपका 63%। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? तो 63%। उसके बाद दक्षिण गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? तो आपका 3 का आपका सी हो जाएगा आपका 80%। दक्षिण गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? तो 80.9%। उसके बाद 4 नंबर महाद्वीपों और महासागरों की ओर जाने पर महासागरीय नितलों का कौन सा क्रम सही है? तो आपका 4 का डी हो जाएगा आपका। इसमें महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल और गहरे सागरीय मैदान, महासागरीय गर्त। तो महाद्वीपों से महासागरों की ओर जाने वाला महासागरीय नितलों का कौन सा क्रम सही है? तो महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरे सागरीय मैदान, महासागरीय गर्त। उसके बाद 5 नंबर हो जाएगा सागरों की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? तो आपका 5 का आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे महाद्वीपीय मग्न ढाल हो जाएगा। सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? तो महाद्वीपीय मग्न ढाल कहलाता है। सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? महाद्वीपीय मग्न ढाल कहलाता है। उसके बाद महाद्वीपीय मग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित होता है।
तो आपका 6 का ये हो जाएगा महाद्वीपीय मग्न ढाल हो जाएगा। महाद्वीपीय मग्न तट तथा गहरे महासागरीय मैदान के मध्य स्थित होता है। महाद्वीपीय मग्न ढाल होगा। घटते क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में का सही क्रम क्या होगा? आपका 7 के सी हो जाएगा। आपको 1 2 3 4 3 हो जाएगा। तो आप घटते क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो आपका गहन सागरीय मैदान होगा, महासागरीय मग्न ढाल हो जाएगा, उसके बाद महाद्वीपीय मग्न तट हो जाएगा और 3 नंबर महासागरीय गर्त हो जाएगा। उसके बाद है संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न का विस्तार है? तो 8 नंबर का आपका हो जाएगा। 8 का बी हो जाएगा आपका 7.5%। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न का विस्तार है? तो 7.5%। महाद्वीपीय मग्न तत्व के बारे में लिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 9 नंबर का आपका 9 का सी हो जाएगा। आपका इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में है। आपका महाद्वीपीय मग्न तत्व के बारे में लिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसकी सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में है। ये गलत बात है। प्रद्वीपीय मग्न तत्व के बारे में लिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको बाकी इसमें इसकी औसत गहराई लगभग 200 मीटर है। यह संरचना की दृष्टि से महाद्वीपीय का अंग है और इसकी औसत ढाल लगभग 1 डिग्री है। तो आप ऐसे मिला लीजिएगा। इसमें असत्य बोला है, कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में है। ये गलत बात है। यहाँ पे 10 नंबर देख लीजिएगा। महाद्वीपीय मग्न तत्व का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो 10 नंबर का आपका हो जाएगा। 10 का बी हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर में। तो यहाँ पे महाद्वीपीय मग्न तत्व का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। वहीं पे इसमें 9 नंबर में आपको इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में दिया था, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सही है। तो आप देखिए यहाँ टॉपिक वाइज मैं आपको करा दूंगा और इसमें आप ये वाला मैं तो आपको सब करवा दिया जो भी है टॉपिक। इसमें 3 टॉपिक को कवर किया हूँ। इसमें महासागरीय लवणता करवाया हूँ, उसके बाद प्रवाल भीति करवा दिया हूँ और महासागरीय नीतल करवा दिया हूँ। तो इसमें आपको टॉपिक वाइज टॉपिक में लूसेंट का जो भी है दिया है मैं सभी इसमें करवा दूँगा। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं और मेरे टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं। इसका पूरा मैं PDF लूसेंट का मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप देख लीजिएगा जो भी है।